मोस्ट अवेटेड वीडियो और बहुत ही ज्यादा डिमांड में थी ये वीडियो कि भैया कब लाओगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाली वीडियो। लो भाई, वेलकम एवरीवन टू योर सानी भैया क्लास। और आज की वीडियो स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसके बारे में पूरे इंटरनेट में तुम्हें इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, बोर्ड रिलेटेड तुम्हें कोई वीडियो नहीं मिलेंगी। तो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये इंपॉर्टेंट है क्या भैया? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। लास्ट कुछ ट्रेंड्स में, ये लास्ट कुछ सालों में देखा गया है कि आपसे एमसीक्यू में भी G20, ब्रिक्स और ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन आया है, या तो केस स्टडी में इसके बारे में कहीं ना कहीं मेंशन किया गया है। अब फायदा यह है कि अगर आप इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हो तो भले ही वो 1 मार्क भी अगर आपको दिलाए तो वो 1 मार्क भी आपके लिए जीवन दान का काम करेगा, क्योंकि हम 100 में से 100 की प्रैक्टिस कर रहे हैं, 99, 98 की नहीं कर रहे। ठीक है, अगर मान लीजिए एमसीक्यू में ना आए, अगर केस स्टडी में आए तो केस स्टडी में भी ना आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जरूर जाती है, लेकिन ऑलरेडी अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो आपको वो एज ही देगा, वो आपको एक अपर एडवांटेज देगा, जिससे आप टाइम भी बचा पाओगे, बेहतर आंसर फ्रेम कर पाओगे और आप कॉन्फिडेंट भी फील करोगे क्योंकि यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस थिंग। ठीक है, सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, कौन सी है, किन के बारे में अपन पढ़ेंगे, तो कुछ 4 है अपने पास जिनके बारे में पढ़ना होगा। सीबीएसई के अनुसार इतना इनफ है, उनके बारे में पढ़ेंगे और उनके बारे में जानेंगे कि क्यों बनी, क्या इनका मकसद था, क्यों ये बनाई गई है, क्या ये काम करती हैं, और बेसिक चीजें जानेंगे, कौन कौन इसके मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है, सबसे पहला इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे वो है जी G20। आप लोगों ने सुना जरूर होगा कि 2022 में हमने G20 के बारे में बात किया। अब हुआ क्या था, पहले कुछ कम देश हुआ करते थे जो कि ये सोचते थे कि हम देश सारे डेवलप्ड देश हैं और हमारी सारी बड़ी रिच इकोनॉमीज हैं जो कि पूरी दुनिया की क्राइसिस को हैंडल कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, अब हुआ क्या, 1997 में एक बड़ा क्राइसिस झेलने को मिला और सब लोगों को, जो भी मेंबर कंट्रीज थे, उनको पता चला कि नहीं भैया, ये यूके यूएस बड़े तेज बनते थे ना, इनको पता चला कि नहीं भाई, हमारे बस का नहीं है, हमें और इमर्जिंग इकोनॉमीज को जैसे कि इंडिया, बाकी और देश को साथ में मिलाना पड़ेगा, जिससे कि हम साथ में मिलके जितने भी रिच और इमर्जिंग इकोनॉमीज है बड़ी बड़ी, उनको साथ में मिलाओ, एक टेबल पे लाओ और ये पूरे बोलो कि ये टेबल पे जितने भी लोग और जितने कंट्रीज बैठे हुए हैं, ये पूरी इकोनॉमी, पूरे वर्ल्ड को अच्छे से कंट्रोल करेंगे और स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बेसिक मकसद इनका यही था। अब उसके बारे में ब्रीफ में मैं समझाता हूं, चलो ध्यान देना। G20 was found in 1999। देखो 1997 में इनको फाइनेंशियल क्राइसिस झेलना पड़ा तो 1999 में लाइन पे आ गए। आफ्टर द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 1997-1998 टू डिस्कस द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो मैंने आपको बताया, it is a group of world's largest economies that meets regularly to coordinate global policy on trade, health, climate and other issues। देखो G20 के अंदर कई सारे इश्यूज को रखा जाता है, जितने भी कंट्रीज हैं उनके लिए और बाकी एज अ वर्ल्ड के लिए भी, कि हेल्थ में क्या पैरामीटर्स हैं, क्लाइमेट को लेके क्या बातें करी जा रही हैं, कि भाई दुनिया तो सभी की है ना, पॉल्यूशन तो सारे देशों में हो जाएगा। अगर मान लो कोई भी देश करेगा, जैसे चाइना और इंडिया बहुत पॉल्यूशन करता है, तो इनसे बाकी देशों को भी तो इंपैक्ट पड़ता है, क्लाइमेट चेंज होता है उनका, तो वो सब चीजें बड़ी कंसर्निंग होती हैं, उसके बारे में सारे डिस्कशंस होते हैं यहाँ पे। फिर इट कंप्राइजेस ऑफ 19 सॉवरेन कंट्रीज, द यूरोपियन यूनियन एंड द अफ्रीकन यूनियन। तो बेसिकली तुम्हें कहने को तो 20 है, G20 है, लेकिन उससे ज्यादा ही है। 19 सोवरेन कंट्रीज है हमारा, उसके साथ अफ्रीकन यूनियन है और उसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन, ये सब मिलके G20 कंट्रीज का पार्ट बनते हैं, G20 का पार्ट बनते हैं बेसिकली। तो G20 मेंबर रिप्रेजेंट अराउंड 85% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, ओवर 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड एंड अबाउट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। मतलब पूरे दुनिया की 2/3 जो पॉपुलेशन है वो इसका पार्ट है। 75% दुनिया का जो ग्लोबल ट्रेड हो रहा है वो इनके बीच में हो रहा है। ऑल्सो 85% दुनिया की जीडीपी इन्हीं के इस ग्रुप से, इस ऑर्गेनाइजेशन के मतलब पार्ट में जितने भी लोग हैं वो लोग होल्ड करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा, मतलब आप ही मान सकते हो G20 इज अ वेरी बिग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर, चलो अब देखो आगे देखो, द G20 डज नॉट हैव अ परमानेंट सेक्रेटरीट और स्टाफ, इंस्टेड द G20 प्रेसिडेंसी रोटेट्स एनुअली अमंग द मेंबर्स एंड इज सेलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट रीजन ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज। बोला गया है कि इसका कोई ऐसा कोई स्टाफ नहीं है G20 का, कि इधर कोई ऐसी आपने किसी देश के अंदर जैसे स्विट्जरलैंड में कहीं कुछ बिठा दिया, आपने एक बिल्डिंग बना दी G20, ऐसा कुछ है नहीं। बेसिकली G20 का जो प्रेसिडेंसी है, आपने देखो ना कॉलोनी में एक 15-20 मकान की अगर कॉलोनी होती है
तो हर साल एक घर के ऊपर उनकी ना सोसाइटी चलाने का प्रेसिडेंसी का वो आता है, रोटेशन आता है कि पहले हाउस नंबर 1 को बोल दो कि वो प्रेसिडेंट है 1 साल के लिए, तो सोसाइटी के सारे खर्चे पानी वगैरह सब वो मैनेज करते हैं, है ना। ठीक है, मतलब सोसाइटी जो पैसा आपने देती है ना, सोसाइटी का फंड देती है, वो उनको मैनेज करने के लिए दे दिया जाता है। फिर अगले साल हाउस नंबर 2 वालों को दिया जाता है। आपने देखा होगा ऐसे सोसाइटीज में ऐसा होता है, हर जगह पे वो प्रेसिडेंट होता है एक सोसाइटी में, एक वो है ना आत्माराम भिड़े, वो एक कमेमोरेट सेक्रेटरी, वो वैसी वाली कहानी है बेसिकली। तो जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं इनमें प्रेसिडेंसी ना शिफ्ट होती रहती है ईयर टू ईयर, कि अब ये चलाएंगे, और उसी के अंदर उस प्रेसिडेंसी में वो एक मीटिंग, एनुअल मीटिंग भी होस्ट करते हैं, जैसे हमारे साथ 2022 में हुआ है ना। हमने क्या किया, देखो 2022 में हमारी प्रेसिडेंसी आई, ठीक है। तो देखो ईच ईयर वन ऑफ द मेंबर कंट्री अज्यूम दैट प्रेसिडेंसी ऑफ G20 एंड G20 समिट इज हेल्ड एनुअली अंडर द लीडरशिप ऑफ रोटेटिंग प्रेसिडेंसी। जिसके बाद भी प्रेसिडेंसी होगी उस साल की, वो सबमिट भी होल्ड करेगा। जैसे इंडिया ने प्रेसिडेंसी होल्ड करी 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 के बीच में, जो कि 18th G20 समिट था, ठीक है। 18th G20 समिट था, मतलब 18वां समिट था वो इन टोटल देखा जाए तो, क्लियर। और वो कहां हुआ था, भारत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशनल सेंटर में हुआ था, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। और वो कब हुआ था, 9-10 सितंबर 2023 के बीच में, है ना। 2023 में 9-10 सितंबर के आसपास ये रखा गया था। आपने देखा होगा ना, काफी सारे G20 कंट्रीज के समिट में इंडिया में काफी सारे बड़े बड़े फाइनेंस मिनिस्टर्स और उनके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह आए थे और बहुत बड़ा होस्ट किया था। फोटो सर्कुलेट हुई थी, आपने शायद, आपको याद होगा ये चीज, है ना। In this 18th G20 summit, African Union has been included as a member of the G20, making in the 21st member। मतलब वैसे G20 में 20 कंट्रीज माने गए थे, लेकिन इस मीटिंग में, किसमें, 18th G20 समिट में जो हमारा था, उसमें अफ्रीकन यूनियन को मेंबर बनाया गया, ठीक है। और काफी सारे इनवाइट्स में हम लोगों ने भेजे थे, कुछ कंट्री को, जैसे अरब को भेजा था, यूएई को भेजा था, है ना, सऊदी अरेबिया को भेजा था, किसी एक को भेजा था। वो मतलब ऐसे कोई बहुत चीजें याद रखने के लिए नहीं है, लेकिन कोई जो प्रेसिडेंसी जिसकी चल रही है वो इनवाइट भेज सकता है कुछ कंट्रीज को, ठीक है। तो उस समिट में अफ्रीकन यूनियन का नया मतलब वो मेंबर बना G20 का, ठीक है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ये किस चीज के बारे में बात करते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज को कंट्रोल करने की बात करते हैं। इसलिए इन समिट में आपको फाइनेंशियल मिनिस्टर्स भी दिखेंगे, है ना, समझ आए। चलो अब इसके मेंबर कंट्रीज कौन कौन से बेटा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीकन यूनियन, ठीक है बेटा। चलो जी, तो हमारा पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो हो गया। अब दूसरा है जी, जिसका नाम आपने सुना होगा सार्क, यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अच्छा ये देखो, ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट ये रीजनल कोऑपरेशन है ना, एक रीजन का है। रीजन कौन सा, साउथ एशियन कंट्रीज ने एक अपना खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है, ठीक है। अब आप मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, इसको बनाने के पीछे का मकसद क्या था, जैसे मैंने उसका बताया ना G20 का। अब इसका मकसद सुनो, 1980 के दौरान, यानी कि 1980s के टाइम पे, ये जितने भी आस पड़ोस के मुल्क है ना, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान वगैरह, ये जितने भी देश हैं, चाइना वाइना, इन सारे देशों में आपस में कोई कॉपरेशन नहीं था। वो नहीं होता कि आप जिस मोहल्ले में रहते हो, अगर आस पड़ोस के लोग की आपसे बनती नहीं है, तो आपस में कोई किसी बात नहीं कर रहा है। किसी घर में आग लग रही है, कुछ मग रही है, हम तो पानी नहीं देंगे, हमारी तो टंकी खाली हो जाएगी। तो बेसिकली होता ना कि पड़ोसी के घर में कुछ भी हो, मुझे क्या, मेरी तो बात ही नहीं होती उससे, वैसे ही लड़ाई झगड़े चल रहे हैं हमारे। तो हमारे साथ भी तो ये हुआ, इंडिया के आसपास के मुल्कों से आपस में, और हमारे नहीं बाकी के मुल्कों में भी आपस में भैया वो थोड़ी अफरा तफरी है, थोड़ी लड़ाई झगड़ा है। तो आपस में कोई किसी से कोऑपरेट करने को और कोऑर्डिनेट करने के लिए रेडी नहीं था। उससे एक नुकसान हुआ, किसी भी देश में कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, कोई आपदा आती है, या गरीबी हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना हो, कुछ भी करना हो, कल्चर को बढ़ाना हो, सोशल राइट्स को बढ़ाना हो, कुछ भी करना हो, तो आपस में एक दूसरे की कोई मदद नहीं कर रहा। इस चीज को तोड़ने के लिए इन्होंने बोला कि यार हम ही आपस के मुल्क अगर एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, तो काम कैसे चलेगा बॉस, जिएंगे कैसे। इसीलिए सार्क बनाया गया। तो सार्क वाज एस्टैब्लिश्ड विद द साइनिंग ऑफ सार्क चार्टर इन ढाका। ढाका में इसका सार्क चार्टर में इसका क्या किया, साइनिंग किया गया ऑन 8th of December 1985, है ना। 1980s तक ये फेस हो रहा था, और 1985 में इन्होंने सोचा हम एक अपनी एसोसिएशन बना लेते हैं। द सेक्रेटरीट ऑफ एसोसिएशन was set up
इन काठमांडू नेपाल ऑन 17 जनवरी 1987। मतलब वहां पे उन्होंने अपना खुद का स्टैब्लिशमेंट कर दिया नेपाल काठमांडू के अंदर, ठीक है, 17 जनवरी 1987 के अंदर। चलो अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके मेन पॉइंट जरा समझते हैं। बहुत याद करने की जरूरत नहीं, बस एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। क्लियर? प्रमोट क्या करता है? वेलफेयर करता है लोगों के लिए, जो साउथ एशियन के कंट्रीज के जो लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करता है और उनकी लाइफ की क्वालिटी बेटर हो जाए उनके लिए काम करता है। दूसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करे, मतलब बढ़े इकोनॉमिक ग्रोथ आसपास के रीजन्स की। अच्छा हाँ, आपस में कोई आपस में ट्रेड भी नहीं करते थे इतना ज्यादा, तो ये ट्रेड को बढ़ाने के लिए, आपस में एक दूसरे के बिजनेस बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए भी बनाया गया। तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना हो, सोशल प्रोग्राम अगर प्रोग्रेस बढ़ाना हो, कल्चरल डेवलपमेंट करना हो, जो मैंने आपको अभी बात कही रीजनल, तो इन सब जगहों पे अगर ये सब बढ़ाना है तो आपस में एक आपको संगठन बनाना पड़ेगा। all individuals the opportunity to provide all individuals the opportunity to live in dignity and to realize their full potential। अब होता क्या ना, आपस में अगर संबंध बढ़ेंगे, एक देश से दूसरे देश में लोग जाएंगे, वहां पे चीजें सीखेंगे, तो आदमी अपना ना फुल पोटेंशियल अनलॉक कर सकता है। कोई पढ़ने जाएगा, जैसे बहुत सारे पाकिस्तान से लोग इंडिया आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, बिकॉज वहां पे हेल्थ केयर इतना अच्छा नहीं है। तो ये ना कनेक्शन जो है वो इन सब चीजों को बढ़ावा देता है, तो इससे एक आदमी बेहतर जीवन जी पाता है। क्लियर? फिर आता है जी टू प्रमोट स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस अमंग द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। अब ऐसा हो ना कि अगर हमारे आस पड़ोस के मुल्क अगर एकत्रित हो जाए तो फिर कौन यूएस कौन है वे, है ना? वो नहीं है कि यूएस क्या कहता था, कौन है वे तू, अब हम बोलेंगे क्या है वे तू। तो वही वाली बात है कि अगर आपस के देश अगर कलेक्टिव हो जाए, जैसे अगर मान लो चाइना और इंडिया दोस्त होते तो यूएस की तो वाट लग जाती, है ना? और आपस में अगर पाकिस्तान वगैरह सब भी दोस्त होते, जो कि होगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता तो यूएस हम पे इतनी दबावदारी कर ही नहीं पाता ना। तो ये एक चीज काफी ज्यादा स्ट्रेंथन करती है आपको, ठीक है? तो आप अपने ऊपर निर्भर होते हो, बाकी देशों पे नहीं होते। आप यूरोप के सामान पर निर्भर नहीं होंगे, चाइना से हमारे संबंध अच्छे होंगे तो हम और ज्यादा उनसे सस्ता सामान ले पाएंगे, हम बिजनेस बढ़ा पाएंगे। तो ऐसी चीजें होती हैं। म्यूचुअल ट्रस्ट को कंट्रीब्यूट करना हो तो आपस में कुछ समझौते करने पड़ेंगे, संबंध बनाने पड़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग करनी हो, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना हो, उनकी प्रोग्रेस में उनको प्रमोट, उनकी प्रॉब्लम्स को अगर सॉल्व करना हो, तो उन सब चीजों के लिए भी आपको यहाँ पे कॉपरेशन करना पड़ता है। प्रमोट एक्टिव कोलैबोरेशन, म्यूचुअल असिस्टेंस इन द इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड साइंटिफिक फील्ड्स। भाई वही बात बोल रहा है कि इकोनॉमिक लेवल पे देख लो या सोशल लेवल पे देख लो, कल्चरल लेवल पे देख लो या साइंटिफिक फील्ड में देख लो, अगर आपको अच्छे खासे म्यूचुअल संबंध बनाने हैं, जैसे चाइना में रोबोट्स बन रहे हैं तो इंडिया में भी बने, ड्रोन्स अगर वहां बन रहे तो इंडिया में बने, या इंडिया में सप्लाई हो उसकी कुछ तो हो, तो वो एक संबंध बनाना पड़ेगा, म्यूचुअल एक आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, वो इससे हो जाएगा। फिर टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज। भाई चाइना बहुत आगे बढ़ रहा है तो आप उनसे सीख सकते हो, उनसे हेल्प ले सकते हो, उनसे एक अच्छा कोलैबोरेशन कर सकते हो, जैसे आप भी बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ा लो अपने मैन्युफैक्चरिंग की या अपनी इकोनॉमी की, वो सब चीजें। टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन अमंग देमसेल्व्स इन इंटरनेशनल फोरम ऑन मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। अब होता क्या ना, जैसे मान लो तुम किसी मीटिंग में, डिबेट में गए, उस डिबेट में अगर अकेले तुम लड़ रहे हो तो सामने वाला जो है ना उससे तुम जीतना बड़ा मुश्किल है, लेकिन तुम और तुम्हारे साथ तुम्हारे 4 भाई हैं, अब जीत के बताओ, ये चारों मेरा सपोर्ट भी तो करेंगे ना, हाँ या ना? जैसे रूलिंग पार्टी के साथ होता है पार्लियामेंट में कि अगर उन्होंने कुछ बोल दिया, ऑपोजिशन कितना ही चिल्लाता रहे, रूलिंग पार्टी जो है जिसके पास मेजॉरिटी सीट्स है वो अपना मतलब दबदबा बनाए रखती है, वो किसी की सुनती नहीं है। तो ये वाली चीज है ना, जब इंटरनेशनल कोई भी ऐसी सबमिट हो, कहीं भी ऐसी मीटिंग हो, तो 5-6 देश अगर आपस में अगर दोस्त रहे तो इनकी बात काटी नहीं जा सकती, एक देश की बात काटी जा सकती है, 5-6 देशों की बात नहीं काटी जा सकती। तो वो सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। फिर आता है जी लास्ट पॉइंट, टू कोऑपरेट विद इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन विद सिमिलर एम्स एंड पर्पस। होता क्या ना, अगर आपस में हमारे कोई कॉमन एम है, कोई कॉमन उद्देश्य है, चाइना चाहता है कि हम पूरी दुनिया का सारा जो मतलब डॉलर को खत्म कर दें, डॉलर की एग्जिस्टेंस खत्म कर दें, अब जो है डी डॉलराइजेशन होना चाहिए। अगर चाइना ने हमारी मदद करी और हम चाइना की मदद करें तो हम दोनों को ही फायदा मिलेगा इससे। और किससे फायदा मिलेगा? हमारा उद्देश्य एक है, एम एक है, तो उससे काफी बेनिफिट मिलता है, ठीक है? तो ये कॉमन इंटरेस्ट वाली जितनी भी चीजें होती है ना, उसमें आप अच्छे एसोसिएशंस बना सकते हो और अच्छा फायदा उठा सकते हो। कौन कौन कंट्रीज इसमें भैया? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। चलो बेटा जी, अब चलते हैं हमारे तीसरे और बहुत ही प्यारे, बहुत ही फेमस एक कोलैबोरेशन पे, जो कि है ब्रिक्स। ठीक है, ईट नहीं है बेटा, लेकिन ब्रिक्स का मतलब क्या है वो भी मैं समझाता हूं बहुत सरल भाषा में, जैसे बाकी तो मैंने समझाया। देखो हो क्या रहा था, इनको ना ऐसा लग रहा था कि हमारे साथ धोखा हो रहा है। क्यों? और सही भी था। हो क्या रहा था, जैसे बड़े डेवलपिंग कंट्रीज हैं
उनकी ग्रोथ जो थी वो बहुत तेज थी, बहुत फास्ट थी, बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं, बहुत डेवलप हो रहे हैं। और ये जो अंडर डेवलप्ड या इमर्जिंग इकोनॉमीज थी वो इतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पा रहे थे। तो इनको लग रहा था कि ये डिफरेंस का मतलब क्या है, मतलब क्यों ऐसा हो रहा है। तो इनको समझ आया कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो है, जो इंटरनेशनल है, किसी देश के नहीं है, वो इनको ज्यादा फेवर करते हैं, जो डेवलपिंग और स्ट्रांग देश हैं, मतलब इनको ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि इनको तो ऐसे देशों को करना चाहिए जो कि अंडर डेवलप्ड है। पर ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि ये बड़े बड़े देशों का, वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनका इस पे डोमिनेंसी ज्यादा थी, मतलब इनको माननी पड़ती थी वर्ल्ड बैंक और इनको। अभी ये भी तो हुआ था ना, देखो ना, यूरोपियन यूनियन ने क्यों हमारे इंडिया के साथ हाथ मिलाए, ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्यों किया हमारे साथ। जैसे मैं थोड़ी ऑफ टॉपिक जा रहा हूं बात, लेकिन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्यों किया? क्योंकि वो बाकी सारे देशों की जो प्रताड़िता है ना, जो उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है, डोमिनेंसी डाला जाती है, उनको तोड़ना चाहता था। तो इंडिया के साथ उसने कोलैबोरेशन किया। सेम वे ब्रिक्स कंट्रीज ने भी सोचा कि भैया हम तो इनकी मदद ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये हमें पता नहीं छोटा समझते हैं, कोई बात नहीं, हम आपस में भाई भाई एक दूसरे की मदद करेंगे, ठीक है। तो इसलिए ब्रिक्स जो है वो लाया गया। ब्रिक्स यानी कि 5 कंट्रीज हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। द लीडर ऑफ ब्रिक, यानी पहले ब्रिक ही था, ब्रिक यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, ये कंट्रीज पहली बार मिले रशिया में 2006 जुलाई के अंदर, ठीक है। एंड शॉर्टली आफ्टर इन्होंने एक ग्रुप फॉर्म किया था, सितंबर 2026 नहीं बोल रहा हूं, 2006 में इन्होंने ग्रुप फॉर्म किया था। फिर क्या हुआ? विच मेट ऑन द साइडलाइन ऑफ जनरल डिबेट ऑफ द यूएन असेंबली न्यूयॉर्क सिटी। हुआ क्या ना, इसके ऊपर थोड़ा सा डिबेट हो गई। यूएन की जो असेंबली होती है, यूएन की जो एक कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें इस बार इसके ऊपर मुद्दा छिड़ गया कि क्यों इन 4 देशों ने अपना एक अलायंस बना लिया, क्यों ऐसा किया गया। तो इसके ऊपर एक डिबेट छिड़ी गई। फिर ब्रिक ग्रुप ने रीनेम किया अपने आप को साउथ अफ्रीका के आने से, जिसको फिर इन्होंने क्या करा है, ब्रिक्स बना दिया, ठीक है, ब्रिक्स करके बना दिया इन्होंने। एक्सेप्टेड एज द फुल मेंबर ऑफ द ब्रिक फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इन न्यूयॉर्क इन सितंबर 2010 में इसको हमने ब्रिक्स बना दिया। नाउ relations between BRICS partners are built on the UN Charter generally recognized principles and norms of international law and the following principle which were agreed by member countries at their 2011 summit: openness, pragmatism, solidarity, non-block nature and neutrality with regards to the third parties। अब ये बोल क्या रहा है, इतनी बड़ी लाइन बोल दी, सिंपल सी बात बोली। देखो ब्रिक्स जो बनाया गया वो यूएन चार्टर बेसिकली मान सकते हैं, जैसे हर देश का संविधान होता है ना, वैसे ही यूएन का संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुसार उसके ऊपर बिल्ड किया गया, उसके ऊपर बनाया गया, ठीक है। जैसे कि उसमें खुद के उसके प्रिंसिपल थे, क्या गोल है, क्या उद्देश्य है, क्या पावर है, उसके बारे में इसमें बताया गया, ठीक है, इसमें मेंशन किया गया। नाउ ये बताया इसलिए गया क्योंकि इन्होंने मकसद ये डाला था कि जैसे प्रेगमेंटिज्म, सॉलिडारिटी का मतलब ये होता है कि आपको म्यूचुअल संबंध बनाने हैं। नॉन ब्लॉक का मतलब होता है कोई मिलिट्री अलायंस नहीं बनानी है कि भैया एक देश पे वॉर हो रही है तो हमारी देश की आर्मी चली गई, ऐसा कुछ, ऐसा मिलिट्री अलायंस बना लिया आपने, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। ये सब थोड़ा सा ना फ्री रहे इन सब चीजों से, ठीक है, ओपननेस रहे, ठीक है, इंटरनेशनल लॉज को मानो, किसी तीसरे कंट्री को इसका बुरा इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। ये ब्रिक्स ने सोचा और ब्रिक्स के मकसद यही था। अच्छा, ब्रिक्स का भी रियलिटी बताऊं तो ब्रिक्स अपनी खुद की करेंसी भी लॉन्च करने की बात कर रहा था, जिसका मकसद ये था कि जो डॉलर का डोमिनेंसी चल रहा है हमारे देश में, दुनिया में, इसको खत्म करना है। तो ब्रिक्स ने बोला कि भाई जब इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता है तो यूएस डॉलर में क्यों पेमेंट करे, या तो वो रुपीस में करे या तो वो रशियन करेंसी में करे, पर यूएस में क्यों कर रहा है, यूएस डॉलर में क्यों कर रहा है। तो इसलिए ब्रिक्स कंट्रीज ने अपनी आपस की करेंसीज को बहुत ज्यादा डोमिनेंट बनाना चालू किया, और यही इसके बीच का उद्देश्य भी है बेसिकली। द ब्रिक्स नेशन एनकम्पासेस अबाउट 29.3% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड सर्विस, approximately 41% of the global population and have 24% of the world GDP, over 16% share in the world trade। देख रहे हो इसका पावर कितना है, 30% के आसपास की तो जमीन दुनिया की है इनके पास, इन देशों के पास, 5 देशों के पास। उसके बाद कुछ अराउंड 41% दुनिया की पॉपुलेशन इनके पास है, इंडिया चाइना इसके अंदर, इसलिए। दूसरा, हैविंग 24% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, दुनिया की जीडीपी का 24% ये होल्ड करते हैं, और 16% वर्ल्ड का ट्रेड ये होल्ड करते हैं। तो इनके पास भी अच्छी खासी पावर है भाई साहब, ठीक है, इनका भी से है अब पूरी दुनिया में। इनफैक्ट ये अपना खुद का बैंक भी चलाते हैं, जो कि किसी को भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना हो तो ये खुद को फंड करते हैं आपस में, कलेक्टिव देश जो हैं।
Over period of the time, BRICS countries have come together to deliberate important issues under the three pillar of political and security, economic, फाइनेंशियल एंड कल्चरल एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंज। बेसिकली इन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी सारी चीजों पे इंपॉर्टेंट कंसर्न्स दिखाए और उनके ऊपर काफी काम करना चालू किया, है ना। जैसे पॉलिटिकल पिलर, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड कल्चरल, पीपल टू पीपल एक्सचेंज, ये सब करना जरा चालू किया। इन अगस्त 2023 ब्रिक्स 15वीं सबमिट हुई इसकी। 6 मोर कंट्रीज, जो कि कौन कौन से, इथोपिया, इजिप्ट, अर्जेंटीना, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स were invited to become full member of BRICS with effect of 1 जनवरी 2024। तो 1 जनवरी 2024 से अब ब्रिक्स कंट्री सिर्फ ब्रिक्स नहीं रहे, अब और भी मेंबर कंट्रीज इसके अंदर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन नाम नहीं खराब कर रहे हैं, ब्रिक्स ही है अभी तक, ठीक है, समझ आया। तो ये कुछ देश कौन कौन से जी, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका एंड अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट। चलो भाई, अब आते हैं हमारे लास्ट ग्रुपिंग पे, जो कि है G7। अभी G7 G20 दोनों सेम है कि G7 में ज्यादा कंट्री ऐड होगा तो G20 हो गया, ऐसा कुछ नहीं बेटा। G7 और G20 दोनों अलग हैं और अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। G7 इन शॉर्ट बोलूं तो दुनिया के सबसे रिचेस्ट जो इकोनॉमीज हैं, रिचेस्ट देश हैं, उनका एक अपना संगठन है, उसे G7 कहते हैं। अब इसका कैसे वजात हुआ, इसको भी जरा सिंपल लैंग्वेज में समझ लो। देखो क्या हुआ, एक ये ऑयल क्राइसिस हुए थे 1973 के अंदर। ऑयल क्राइसिस क्या है जी, ऑयल क्राइसिस यानी कि जो आपने ओपेक का नाम सुना होगा ना, ओपेक यानी कि जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग, जो पेट्रोलियम वाले जितने भी कंट्रीज हैं, उन्होंने ऑयल की सप्लाई को बंद कर दिया था, जिससे कि दुनिया में ऑयल के प्राइसेस भयंकर ज्यादा बढ़ गए, जो कि अभी भी आपको सुनने में आ रहा है ना। तो उस वजह से हुआ क्या था कि तेल के प्राइसेस भयंकर ज्यादा बढ़ गए, तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होने लग गई, क्योंकि आपको ईंधन तो चाहिए डेवलपमेंट करने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, हर चीज के लिए चाहिए, आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए चाहिए, बहुत सारी चीजों के लिए आपको ईंधन लगता है, फ्यूल लगता है, सो वो खाना बनाने के लिए, सब चीजों के लिए लगता है। सो इससे ना इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो रही थी। दूसरा ये बोल रहा है नेक्सॉन शॉक। अच्छा, नेक्सॉन नाम का एक आदमी था, निक्सन नाम का एक आदमी था, उसने क्या किया, उसने ये एक स्टेटमेंट दिया था। हुआ ये कि 1971 के दौरान ये एक बड़ी प्रॉब्लम हुई थी कि डॉलर्स को बैक्ड बाय गोल्ड से हटा दिया गया। जैसे हर एक करेंसी बैक्ड बाय गोल्ड होती है या कोई ना कोई एक सिक्योरिटी से होती है कि भाई इस पेपर की वैल्यू क्यों मानी जाएगी, क्योंकि इसको आप एक किसी चीज से सिक्योर करते हो, है ना। तो इन्होंने क्या किया था, वो डॉलर और इसका जो लिंक है वो हटा दिया था। दुनिया में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम आ गया, ब्रिटेन वुड सिस्टम को हटा दिया गया। तो कई सारे इकोनॉमिक और इन सब चीजों से बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस हुए, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटीज हुई, ग्लोबल क्राइसिस हुआ, ना कि सिर्फ एक रीजनल बट ग्लोबल क्राइसिस हुआ। उसको सुधारने के लिए उसकी मतलब अब पूरे दुनिया में ग्लोबल क्राइसिस हो रहा है, तो दुनिया के जो सबसे बड़े अमीर देश हैं उन्होंने बोला भाई अपन बड़े लोग हैं घर के, अपन दुनिया के बड़े लोग हैं घर के, अपन आके कुछ ऐसी बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं कैसे सुधारा जा सकता है इस चीज को, इस कंडीशन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो उस चीज के लिए यहां पर ये संगठन बनाया गया G7। नाउ अब देखो क्या बोल रहा है, 1970s में डेवलप्ड कंट्रीज फेस्ड अ वेरियस चैलेंजेस सच एज द निक्सन शॉक एंड द फर्स्ट ऑयल क्राइसिस। As a result, they recognize the need to create a forum to comprehensive discussion these global issue. So its first summit was held in the November 1975 in the France. France में पहली बार सबमिट हुआ, ठीक है। अब बोल रहा है G7 प्रेसिडेंसी हर एक साल हर किसी देश को मिलती है, जैसे कि आपको अपन ने G20 के अंदर पढ़ा था, जनवरी से दिसंबर ये इसका टेन्योर रहता है और कैलेंडर ईयर रहता है। G7 प्रेसिडेंसी प्रिपेयर फॉर द G7 सबमिट ऑफ द ईयर थ्रू प्रिपेरेटरी मीटिंग्स एट द वर्किंग लेवल एंड मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स। मिनिस्ट्रियल मीटिंग भी होती है और अपने लेवल पे भी लोग बातें करते हैं। जापान ने कुछ 6 बार इसको होल्ड किया है, मतलब 6 बार इन्होंने मीटिंग करवाई है अपने देश के अंदर। अब ये बोल रहे दूसरी लाइन कि यूरोपियन यूनियन इज अ नॉन इनैमोरेटेड मेंबर एंड डज नॉट अज्यूम द रोटेटिंग G7 प्रेसिडेंसी। अब क्या होता है ना, G7 में अपन ये बोलते हैं 7 कंट्री है, पर इसमें यूरोपियन यूनियन भी है, ये एज अ मेंबर है, लेकिन ये कभी भी इसको होल्ड नहीं करता है ना, इसको मेंबर माना नहीं जाता। क्यों? क्योंकि एक देश नहीं है, ये खुद की एक एंटिटी है, मतलब ये बाकी देशों का संगठन है यूरोपियन यूनियन, ये खुद एक देश नहीं है, तो इसलिए इसको मेंबर कंट्री नहीं माना जाता है, ऐसा मेंबर नहीं माना जाता, मतलब मेंबर होके भी इसको वैसे वो होल्ड करने के लिए नहीं दी जाती चीजें। At the G7 summit, the leader of G7 exchange views on important challenges in the international community is facing at the time,
सच एज ग्लोबल इकोनॉमी, रीजनल अफेयर्स एंड वेरियस ग्लोबल इश्यूज। जो मैंने आपको बताया ना, दुनिया में जो ग्लोबल इश्यूज चल रहे हैं, क्राइसिस हो जाती है कई बार ग्लोबल, आपने देखा होगा क्राइसिस सारे देशों को फेस करनी पड़ती है, डेली लाइफ्स पे लोगों की बड़ा इंपैक्ट आता है, उन सब चीज़ों को ध्यान रख के उस पर डिस्कशन करा जाता है कि कैसे इन चीज़ों को सुधारा जा सके और कैसे तुरंत से तुरंत इनको एट ईज लाया जा सके। ठीक है, इसके मेंबर कौन कौन है भैया? जैसे मैंने आपको बताया यूरोपियन यूनियन भी है, लेकिन इसको काउंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, नहीं जाता, इसलिए इसको नॉन इनम्यूरेटेड मेंबर माना जाता है, क्योंकि ये एक इकलौता देश नहीं है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ये कुछ 7 कंट्रीज हैं जिनको हम G7 कंट्रीज मानते हैं। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको बड़ी पसंद आई हो, बड़ी स्वीट शॉर्ट सी वीडियो थी और काफी इंफॉर्मेटिव भी लगी होगी। अब अगर कोई सवाल आपसे आता है अकॉर्डिंग टू दीज इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स, तो रीजनल एंड इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स, डू इट विथ फुल कॉन्फिडेंस, क्योंकि अब आपको ये पता है इस चीज के बारे में। ये वीडियो कहीं और नहीं मिलेगी आपको, अब बना ले लोग तो अलग बात है, लेकिन ये मिल गया है, फर्स्ट हैंड मिल गया है। सो टेक द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आने वाले कुछ 5 दिनों में 100 में से 100 लाने की जर्नी कंटिन्यू रहेगी, लगे रहना। ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई एम देयर फॉर यू कि तुम्हें 100 में से 100 ला के ही मानूंगा। ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय।